नमस्कार 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 दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सेल, उस एनवलप और उनके जो अदर पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने, जैसे इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, जो उसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था उसका स्ट्रक्चर। और आज हमने जितने भी स्ट्रक्चर की डिटेल देखी थी और उनके बारे में देखा था हम लोगों ने, इंक्लूजन बॉडी हुए, राइबोसोम हो गया और प्लाज्मिड, इनको हम बारी बारी से आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अभी क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम सेल एनवलप। जो सेल एनवलप होता है, वो एनवलप का मतलब होता है ये सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सबसे बाहर की होती है, और ये 3 प्रकार की उनसे बनी होती है, लेयर से बनी होती है। 3 लेयर इसमें वो होती है। सबसे पहले होती है जो आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होती है उसके बाद सेल वॉल, और फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है कैप्सूल और एक होती है स्लाइम। जो कैप्सूल वाली होती है वो हार्ड होती है, और जो स्लाइम वाली होती है वो चिपचिपी सी, गिलगिली सी होती है। जो स्लाइम वाली होती है वो मतलब बैक्टीरिया के इम्यून को क्या, होस्ट से बचाती है, मतलब डिहाइड्रेशन से बचाती है। और अब देखेंगे हम इनको, जैसे सेल एनवलप, ये कैसी होती है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो मैं आपको बता रही थी, और कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। सबसे पहले होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होती है हमारे पास सेल वॉल, फिर होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी, जो सेल वॉल होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होगी, और जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होगी। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनी होगी ये 3 लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है कैप्सुलेटेड, एक होती है स्लाइम लेयर। जो कैप्सुलेटेड होती है वो हार्ड होती है और रिजिड होती है। ठीक है, ये रिजिड और हार्ड होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो स्लाइम वाली होती है ये लूज होती है और स्टिकी होती है। ये लूज और स्टिकी के साथ क्या करती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है बैक्टीरिया को। तो अभी तक देखा था हमने ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप के थे, एक था कैप्सुलेटेड और दूसरा था हमारे पास वो क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर वाला। जो कैप्सूल वाला था वो हार्ड और रिजिड होता है, जबकि हमारे पास वो था स्लाइम वाला, वो स्टिकी होता है और वो कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है ना। और ग्लाइकोकैलिक्स के अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इसके फंक्शन है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट, होस्ट से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। और दूसरा फंक्शन है कि बैक्टीरिया को ये हाइड्रेशन नहीं होने देता, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। ये किसको, बैक्टीरिया को, और इससे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से, है ना। और फिर हम देखेंगे उसके बाद हमारे पास हो गई ग्लाइकोकैलिक्स का पूरा कंप्लीट। अब देखेंगे हम सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है सबसे बाहर होती है हमारे पास, क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाहर अंदर होती है थोड़ा सेल वॉल, फिर भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो सेल वॉल होते हैं उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, एक्सेप्ट कि इसके माइकोप्लाज्म के, माइकोप्लाज्म में वो सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसलिए जो माइकोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए वो अपनी शेप इधर उधर चेंज करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं माइकोप्लाज्म को। ठीक है, और इसकी जो नेचर होता है ना सेल वॉल का, जैसे प्लांट में कैसा सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक रहती है, और जबकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक रहती है। क्यों रहती है इसकी नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, है ना। इसकी जो कंपोजिशन है, मतलब सेल वॉल किस चीज़ से बनी है, कंपोजिशन का मतलब होता है सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। इतना समझ आ गया। फिर अब देखेंगे हम आगे 2 टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल में कितने टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब होता है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, क्या बोलते हैं उसका नाम, ये सेल वॉल। पेप्टाइड का मतलब हम लोगों ने देखा ना, ग्लूकोज में अमीनो एसिड में कौन सा वो बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, और ग्लाइकेन का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है हमारे पास क्या, सेल वॉल। इसीलिए इसमें कितने प्रकार के शुगर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के शुगर पाए जाते हैं सेल वॉल। किसकी सेल वॉल में, बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में। एक होता है नाम, एक होता है नाम। जो नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन, और नाग होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इस टाइप के 2 इसके शुगर होते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो सेल वॉल थे उसमें 2 टाइप के शुगर पाए जाते हैं, एक नाक और एक नाम, ठीक है। फिर अब देखेंगे उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं सेल वॉल के। सेल वॉल के फंक्शन अगर हम नॉर्मली भी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो फंक्शन क्या क्या था। एक तो प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट, और दूसरा चीज़ क्या करता है ये इससे प्रोटेक्ट करता है कि मतलब कि ताकि सेल क्या होगा, हाँ, कोलेप्सिंग नहीं हो उसके बीच में, मतलब चिपके नहीं एक साथ। और इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है क्या हमारे पास सेल वॉल, है ना। फिर सेल वॉल की ये हो गए, फिर हम फर्दर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा होगा आगे, जो कल के लेक्चर में हमने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या थे, हम लोगों ने जब डायग्राम बनाया था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने लैमेली बनाई थी, वेसिकल्स बनाए थे, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे। वो कैसे थे, वो अंदर की तरफ धसे हुए थे ना, इनवेजिलेटेड थे ना, वो अंदर की तरफ धसे हुए थे। उस प्रकार से हम देखेंगे जो फंक्शन ऑफ सेल वॉल है। फिर हम बाद में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हमारे पास प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। और दूसरी चीज़ ये प्रोवाइड शेप एंड बैक्टीरियल सेल, ये प्रोवाइड करती है शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको शेप प्रोवाइड करती है, जैसे ये सेल वॉल है, ये शेप प्रोवाइड करेगी बैक्टीरिया को, है ना। ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को किससे, सेल फॉर्म तो कोलेप्सिंग से, ताकि ये क्या हो एक साथ सिकुड़े ना, इसीलिए इस चीज़ से क्या करेगी, प्रिवेंट करती है सेल वॉल। अगर ये होगी ही नहीं ये बाउंड्री, तो ये ऐसा हो जाएगा, कोलेप्स हो जाएगी, मतलब सेल वॉल, है ना, पिचक जाएगी। और उस प्रकार से हम फर्दर देखेंगे हम क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होते हैं, जैसे म्यूसोसोम रहते हैं इसमें। और जो म्यूसोसोम क्या होते हैं, जो अंदर, अब देखना मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन अभी, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के ऐसे स्ट्रक्चर भी थे, वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी थे, और कुछ थे लेमिनर टाइप के स्ट्रक्चर भी थे। तो इन स्ट्रक्चरों को मिलकर ये तीनों स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, म्यूसोसोम बनाते हैं। और म्यूसोसोम का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, ये रेस्पिरेशन का काम कराता है म्यूसोसोम, है ना। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे यहाँ क्या कराता है, म्यूसोसोम ये वाला काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब रेस्पिरेटरी एंजाइम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, ये क्या, रेस्पिरेटरी एंजाइम। फिर उसके बाद देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनवेजिलेटेड टू फॉर्म वेसिकल्स लाइक लेमिनी लाइक एंड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो इनवेजिलेटेड होती है। इनवेजिलेटेड का मतलब होता है अंदर की तरफ धसी होती है। और वो जब धसी रहेगी अंदर की तरफ, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक तो वेसिकल्स लाइक बनते हैं, वेसिकल्स लाइक बनते हैं, और ट्यूबुलर बनते हैं, और ये लेमिनी टाइप के बनते हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो उसके कैसे वेसिकल्स बनते, ट्यूब्यूल बनते और लेमिनी बनते। फिर हम फर्दर देखेंगे जो जो वेसिकल्स थे और ट्यूब्यूल थे और लेमिनी थे, वो क्या बनाते हैं, मीसोसोम बनाते हैं। और एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। जो क्रोमेटोफोर होता है उसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, क्योंकि उसके पास कलर होता है, पिगमेंट के चक्कर से उसके पास क्या होता है, कलर होता है। और वो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है कुछ कुछ बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया हो गया हमारे पास, और अदर बैक्टीरियाओं में भी करता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में, सब बैक्टीरिया में नहीं करता है। और जबकि हमारा जो मीसोसोम होता है वो इन वेजिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये हम लोगों ने ऊपर तो पढ़ ही लिया था। और इसका फंक्शन भी हम लोगों ने देख लिया था, ये क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में होता है इसका काम, और हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये क्या बनाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी क्या करता है, ये मीसोसोम में बनाता है, क्योंकि मीसोसोम अंदर की तरफ होता है। फिर उसके बाद ये फर्दर फर्दर क्या बनाता है, सेल वॉल बनाने लगता है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है मीसोसोम। मीसोसोम के बहुत सारे काम होते हैं, और मीसोसोम का काम सिक्रेशन में भी होता है। अब हमारे पास जो क्रोमेटोफोर होता है ना, ये भी इनवेजिलेटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, और ये प्रेजेंट होती है ओनली कौन से, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में प्रेजेंट होती है, अदर में नहीं होती है। और ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। और साइनोबैक्टीरिया होता है इसका एग्जांपल एक, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, और अदर बैक्टीरिया होती है, लेकिन सब बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे न्यूक्लियोइड। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ग्लाइकोकैलिक्स देख लिया, हम लोगों ने सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया। फर्दर हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर भी बोलते हैं, इंसेपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इंसेपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है जो कि उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता उस न्यूक्लियस का। अब देखेंगे हम ट्रू न्यूक्लियस और जो बैक्टीरिया में पाया जाता है इंसेपिएंट न्यूक्लियस, उनके बारे में हम डिफरेंसेस देखेंगे। जो हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होगा उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सब चीज़ होगी, साइटोप्लाज्म, सब कुछ होगी एक सेल में।
और क्या बोलते हैं उसका नाम, जबकि हमारे पास कौन सा न्यूक्लियो कौन सा वो क्या बोलते हैं उसका नाम, इंसेपिएंट न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, इंसेपिएंट न्यूक्लियस के पास क्या होगा, एक तो सर्कुलर डीएनए होगा इसमें, जबकि इसमें कैसे होगा, लीनियर डीएनए होगा, है ना। और इसमें कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है और जो पॉलीअमाइंस होगी सर्कुलर डीएनए में, जो पॉलीअमाइंस होते हैं ना, उनका क्या काम होता है, ये हेल्प करता है किसमें, उसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। जैसे यूकैरियोटिक में हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो क्या करता है, हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। वैसे प्रोकैरियोटिक में भी क्या, जो वो पॉलीअमाइंस होते हैं, उनका काम रहता है डीएनए को पैक करने में। फिर हम आगे देखेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड उस रीजन को बोलेंगे हम जिस रीजन में, रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट अलोंग विथ पॉलीअमाइंस एंड आरएनए। जहाँ आरएनए पॉलीअमाइंस, एक जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया ना जहाँ आरएनए वो होगा, और ये क्या बोलते हैं उसका नाम, पॉलीअमाइंस और डीएनए, ये तीनों जब एक साथ मिलेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे उस रीजन को। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा इसका न्यूक्लियर। और जो आरएनए होगा वो लीनियर होगा, और ये कैसे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा इसका। ठीक है, ये इसके बीच में कॉमन डिफरेंसेस है। हम देखेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं प्लाज्मिड को। ये भी किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब हम प्लाज्मिड के बारे में सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड होता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि वो कैसा रहता है, हाईली रेजिस्टेंट रहता है वो, और वो सेल्फ रेप्लिकेटेड रहता है, वो अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है, वो हाईली रेजिस्टेंट भी रहता है मतलब, और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट रहता है। इसलिए हम देखेंगे प्लाज्मिड, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। और ये कैसा रहता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलेटेड रहता है। ये लगता है जैसे डीएनए, जबकि ये डीएनए नहीं होता। और ये सेल्फ रेप्लिकेटेड भी होता है, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड भी होता है। इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द बैक्टीरियल सेल, ये प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा एडवांटेज, मतलब कि हाँ कुछ एडवांटेज देता है किसको, बैक्टीरियल सेल को ये। इसमें देखना जो प्लाज्मिड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन की, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में ये क्या होता है, हाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कैसा रहता है, ये भी किस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन रहते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। जो राइबोसोम होता है वो हमारे पास कैसे होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसके जो बाहर होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है, और ये यूनिवर्सल होता है। जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। और जो 70S होता है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वो दो सब यूनिट से मिलकर एक तो 30S पाई जाती है जो स्मॉलर होती है, और जो ये लार्जर होती है सब यूनिट, ये कैसे होती है, 50S होती है। अब आपको लगेगा 30S और 50S तो 80 होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर इसको हम किसी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में मतलब डालते हैं तो इसका जो ऐसा तो अलग अलग यूनिट इसकी सेम आती है 30 और 50, अगर इन दो को मिला देंगे तो कितना आएगा, 70S आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम जो राइबोसोम होता है वो किससे बना होता है, RNA से बना होता है राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम। और राइबोसोम में कुछ जो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम होते हैं वो दोनों में होते हैं, वो यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। अब मैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में बताऊंगी आपको। जो प्रोटीन mRNA और राइबोसोम होता है ना, इसके साथ क्या होता है, मैनी राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, किसके साथ, सिंगल mRNA के साथ। इतने सारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं सिंगल RNA के साथ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलिसोम बोलते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया उनमें पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है ये चीज़। यूकैरियोटिक में एक टाइम पे एक जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी उस टाइम पे सिंगल mRNA के साथ एक यूनिट राइबोसोम की जुड़ेगी, उसको भी क्या बोलते हैं, पोलिसोम बोलेंगे। और ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में हमारे पास जैसे प्लांट इनके पास पाया जाता है। फिर हम फर्दर देखेंगे आगे फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बारे में अगर हम फ्लैजिला के बारे में सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि ये मूवमेंट में काम करता है, लोकोमोशन में काम करता है। फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को मोटाइल करता है, वैसे बैक्टीरिया की बॉडी को भी मोटाइल करता है।
हमारी बॉडी को क्या बैक्टीरिया की बॉडी को मोटाइल करता है प्रोकैरियोटिक में। और ये फ्लैजिला होता है, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये लोकोमोशन में काम करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। इट इज कंपोज सिंगल प्रोटीन थ्रेड कॉल्ड फ्लैजिलन प्रोटीन। और जो प्रोटीन फ्लैजिला बना होता है ना यूकैरियोटिक में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में, वो किस चीज़ का बना होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन का, ये याद रखना है। और जो बैक्टीरिया का ना ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के बेसिस में बैक्टीरिया का भी हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे। एक होगा मोटाइल और एक होगा नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होगा उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और जबकि नॉन मोटाइल में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा मोटाइल में और नॉन मोटाइल में होगा फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। और 9+2 अरेंजमेंट किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। हम जब आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में तो उसमें हम कौन सा अरेंजमेंट देखेंगे, 9+2 का अरेंजमेंट देखेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक में 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता। अब हम देखेंगे जो फ्लैजिला होता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो फ्लैजिला होता है ना हमारे पास, वो कैसा होता है, सबसे पहले तो हमारे पास ये फ्लैजिला एक सबसे लंबा पार्ट होता है फ्लैजिला खुद में, और ये वाली होती है बेसल बॉडी, ये होता है हुक। और इस बेसल बॉडी के अंदर सबसे ये नीचे आता है, ये आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर आती है सेल वॉल, फिर ये लंबा पार्ट आता है फ्लैजिला और ये होता है हुक। ये वाला जो ये टर्न मारा ये वाला हुक होता है। तक हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला किस चीज़ के काम आता है, मूवमेंट के, लोकोमोशन के काम आता है। अब हम देखेंगे पिलाई और किसके बारे में, फिमरी में। पिलाई किस काम आता है, ये कॉन्जुगेशन का काम आता है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, वो पिलाई की मदद से होता है, सेक्स पिलाई की मदद से। और जो सेक्स पिलाई होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो क्लीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जबकि हमारे पास फ्लैजिला किससे मिलकर बनाता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनाता है। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिमरी थी। फिमरी का काम क्या होता है, अटैचमेंट का काम, किसी चीज़ से चिपक जाना, क्या काम का काम कौन करती है, हमारे पास फिमरी करती है। अब हम देखेंगे पिलाई। पिलाई क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। वैसे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की बात करूँ तो मैं फिमरी भी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बनती है, और फ्लैजिला और पिलाई ये तीनों ही क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बनते हैं। और ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्यूलर रहता है और ये कंपोज्ड होता है प्लीन प्रोटीन से, है ना। और फंक्शन क्या कहा होता है इसका, हेल्प इन कंजुगेशन, मीन्स रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन होता है, कंजुगेशन में। और आपको पता होगा जो बैक्टीरिया होता है उसके उसके बीच में क्या होता है, कंजुगेशन होता है। उसके बीच में जब कंजुगेशन होता है ना, उसको उसका रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किसका रिप्रोडक्शन बोलेंगे, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बोलते हैं कंजुगेशन को। सेक्स पिलाई हेल्प करती है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। जो सेक्स पिलाई होती है वो किस में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। फिर और ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, जो सेक्स पिलाई होती है ना वो सब बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब हम फर्दर देखेंगे किसके बारे में, फिमरी के बारे में। जो फिमरी होती है ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से मिलकर बनी होती है, जहाँ से ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, ये पिलाई, वैसे वहीं से ये फिमरी मिलकर बनी होती है। और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है इसका स्ट्रक्चर, और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हेल्प किसमें करती है, अटैचमेंट और अडेशन में करती है, मतलब चिपकने में हेल्प करती है। किसी चीज़ से चिपक जाना, सबस्ट्रेटम से चिपक जाना में कौन मदद करती है, हमारे पास फिमरी मदद करती है। और फिर ये अटैचमेंट इन सरफेस या सबस्ट्रेटम में भी ये हेल्प करती है। फिर जो हमारे पास लास्ट पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कैसी होती है, फ्रीली प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। और इंक्लूजन बॉडी के बाहर भी कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता प्रेजेंट, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पाई जाती है। हाँ मतलब पाई जाती है, प्रेजेंट पाई जाती है, कुछ भी बोल रही हूँ। रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसमें, और गैस वैक्यूल होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल में हमारे पास साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स आता है, और रुबिस्को बॉडीज आती है, और फॉस्फेट बॉडीज आती है। जबकि गैस वैक्यूल में क्या आती है हमारे पास, ये नॉट ट्रू वैक्यूल होता है। जो गैस वैक्यूल होता है ना ये ट्रू वैक्यूल नहीं होता, मतलब ये वैक्यूल नहीं होता जो वैक्यूल होता है, और इसको सूडो वैक्यूल बोलेंगे। ये लगता तो हमें वैक्यूल है लेकिन जबकि होता नहीं है वैक्यूल। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उनमें पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ये हल्कापन प्रोवाइड करता है किसमें, एक उसमें बैक्टीरिया में। और हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, सब कुछ हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। और हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बाद यूकैरियोटिक। पर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा
तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।